हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज जो हमारी वीडियो है, संडे को हमारा जो ये लेक्चर आएगा बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बनेगा। मैंने ये देखा है कि लास्ट टाइम में बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज आपको मैं हर संडे चैप्टर वाइज दूंगा, जिसमें हम छोटे से छोटा थ्योरी, फॉर्मूला, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये स्पेशली मैंने ड्रॉपर बच्चों के लिए करा है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो जब वो सारी चीज़ें ही पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें करना होता है रिवीजन। तो ड्रॉपर बच्चों के लिए स्पेशल ये सीरीज रहेगी। बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया है फॉर्मूला रिवीजन सीरीज, जेई, नीट, बोर्ड, जो देखना चाहे, CU CET वाले। तो हम इसमें कंप्लीट बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रोस्टैट पहला और दूसरा चैप्टर का एक फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। और बने रहें अंत तक। अगर कोई फॉर्मूले में कुछ आपको मिस्टेक्स लगे, कुछ लगे, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, चार्ज हमारे किसी भी, जो आप ये कह सकते हैं, मैटर की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जिससे वो क्या करता है, जिससे वो फोर्स हमारा फील करेगा। ठीक है, हमारा क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो आपका चार्ज है, ठीक, यहाँ पर ये चार्ज हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फील करवाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर चार्ज बेसिकली आप देखें, जो लाइक चार्ज है, लाइक मतलब एक जैसे जो चार्ज हैं आपके, वो आपके क्या करेंगे, वो आपके एक जैसे चार्ज अपना रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो आपका अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? ये लाइन मैंने ऑलरेडी लिखी है, आप जानते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है, कंजर्व रहती है, क्वांटाइज होती है, और ट्रांसफरेबल है, और इनवेरिएंट है। ठीक, तो अगर मैं आपको बताऊं, जो चार्ज है आपका Q इक्वल टू एनी, ये हमारा जो कंडीशन है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज है बच्चों, बेसिक से बेसिक चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के आप टेबल बनाओ ना, तो वही चार्ज आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, जो उसको लाई करेगा। या आप कह सकते हैं, अगर आपको किसी भी चार्ज की वैलिडिटी निकालनी है, तो n आपका फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। n क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अगर n होल नंबर आया तो आप कह सकते हैं कि भैया वो जो चार्ज है आपका पॉसिबल चार्ज है। अब इसमें बेसिकली है क्या, जैसे हमारे 2-3 तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बच्चों कि उस मैटर में या उस एलिमेंट में हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कम हो गए हैं प्रोटॉन से। और वहीं अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। और जहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। आगे चलते हैं। ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टी देखी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इससे आप वैलिडिटी ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं कि अगर n आपका होल नंबर आता है, तो आप कहेंगे कि सर वो चार्ज आपका पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। n फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं आ सकता। चार्ज जो है हमारे 2 तरह के होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उल्टा लिख दिया है, इसको एक काम करो, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और नेगेटिव में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए आप इससे निकालेंगे। जैसे आपसे ये कहा गया कि एक चार्ज है Q इक्वल टू 8 × 10⁻⁻19। बताओ ये इसमें एफिशिएंसी या एक्सेस होगा या डेफिशिएंसी होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव होगा तो डेफिशिएंसी होगी। और कितनी डेफिशिएंसी होगी, Q/E कर लो, और E का अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 80 कर लो चलो, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, वो डेफिशिएंसी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी बेसिक लेवल पे ऐसा तो आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाता है कि अगर चार्ज आपका 1 कूलम है, तो 1 कूलम में
कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप यहाँ पर 1 कूलम रख दें तो सॉल्व करके ये वैल्यू आप दिमाग में रख लीजिए, एग्ज़ाम में आप सॉल्व नहीं करेंगे। सेकंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुलम्स लॉ। तो कुलम साहब ने कहा अगर 2 चार्ज हैं जो पॉइंट चार्ज हैं और रेस्ट है, रुके हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर जो हमारी सेपरेबल डिस्टेंस है वो r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, जो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, और वहीं जो चार्ज है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो इसी को हम देखें तो यही उन्होंने कहा, ठीक है, कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसी को अगर आप मैथमेटिकली बनाएं तो आपका क्या निकलता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ना जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहाँ से आपको मिलेगा एक कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1/Q2/r²। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले अगर इसमें, तो अगर हम, ये तो एयर की बात है, अगर आप इसको मीडियम में रख दें क्योंकि ये लॉ मीडियम डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर बच्चों परमिटिविटी का कंसेप्ट आता है। तो परमिटिविटी आ जाएगी, और आपको मैं बता दूँ जो ये परमिटिविटी है, ये जो परमिटिविटी है ये मीडियम की और वैक्यूम की, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा या आप बोल सकते हो उसको रिलेटिव परमिबिलिटी। तो कभी भी किसी भी मीडियम आएगा तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर, या आप बोल सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो इस पूरे को देखो तो मीडियम के रिस्पेक्ट में जो आपका कूलम्बिक फोर्स है वो 1/k टाइम हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, परमिटिविटी का बेसिक मीनिंग ये है कि आपका वैक्यूम, यहाँ पर क्या है कि ये वैक्यूम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ कर रहा है, या यहाँ पर ये कह सकते हो आप ये मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वियर कर सकता है, अलाउ कर सकता है उस पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक है। आगे देखें, 3 केस हमने ये बना दिए, ठीक है, इसको दोबारा ही बनाते हैं। तो जब आप यहाँ पर केस बनाएंगे 3 केस हो सकते हैं। मान लीजिए आपका एक चार्ज यहाँ पर है जो Q1 है और एक चार्ज यहाँ पर है जो Q2 है, ठीक है। इस Q1 और Q2 के बीच में एयर है और हमसे कहा फोर्स बताओ, तो आप आंख बंद करके कितना कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। अब वहीं पर ये Q1 है और ये Q2 है और ये r डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है, कोई मीडियम है और उस मीडियम का आपको डायलेक्ट्रिक दिया रहेगा। तो बच्चों अगर ये एयर का इतना है तो आपको मीडियम का डायरेक्ट ये लिखना कि जो मीडियम का हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, F air/K हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है और आपने ये डिस्टेंस r है, इसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड भरा, एक डाइलेक्ट्रिक आपने जो इसमें भरा वो पार्शियली भरा, पार्शियली इन द सेंस कि यही इतना ही भरा, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा, ये T हमारी क्या थी, ये T इसकी लंबाई थी जितने मीडियम में आपने भरा और एक K था। तो उस केस में आपका जो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चार्ज दोनों Q1 Q2 और टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको करना पड़ेगा r माइनस टी प्लस T√K का होल स्क्वायर, ठीक है, r माइनस टी प्लस T√K का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं कूलम्स लॉ में ही अगर हम आगे बढ़े तो कूलम्स लॉ को आप आगे देखें तो क्या बन जाएगा भैया, ये वाला, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमारा, मैंने एक समरी बनाने की कोशिश करी है, हमारा वैलिड कहाँ पर रहेगा, जब हमारा कोई पॉइंट चार्ज है और जो रेस्ट पे है और अप टू न्यूक्लियर रेडियस से बाहर लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर रेडियस मतलब 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम एक फर्मी भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा लग जाएगा
कूलोम्बिक लॉ, या आप बोल सकते हो कूलोम्बिक लॉ कहाँ लगेगा, जहाँ पर जो आर की वैल्यू है इस न्यूक्लियर रेडियस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, मीडियम की बात हो गई, मीडियम डिपेंडेंट है, और एक कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव होने का मतलब समझ रहे हो, पाथ पाथ इंडिपेंडेंट, और पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो कोई भी तीन, अगर आपको 3-4 पाथ दे दें उनके अराउंड जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा। और थर्ड वन, अगर कंप्लीट वर्क डन किसी पाथ के अबाउट देखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, सुपरपोजिशन फॉलो करता है, अगर इसका आप वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, वो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ कर सकता है, यह फॉलो करता है। एयर में आपने देख लिया कि एयर में ये वैल्यू होगी, मीडियम में आपकी ये वैल्यू होगी। ठीक है यहाँ तक। और अगर और प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखें तो ये सेंट्रल फोर्स भी है हमारा। ठीक है, जो सेंटर लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्ज होगा तो ये सेंट्रल फोर्स भी है। और आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कूलोम्बिक फोर्स है आपका, अगर इसमें देखें कूलोम्बिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाएगा एफ न्यूक्लियर, उसके बाद जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसके बाद एफ जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बीच में वीक फोर्स भी आता है, अगर आप लिखें तो बीच में एक वीक फोर्स होता है। ठीक है, वीक इंटरेक्शन की वजह से, और लास्ट में सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है हमारा वो ग्रेविटेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमिटिविटी के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें हुई हैं कि परमिटिविटी क्या है। ठीक है, चलिए परमिटिविटी वैल्यू लिखी है यहाँ पर, यूनिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट आपसे बार बार पूछी जाती है कि भैया ये यूनिट क्या होगी, समझ रहे हैं। अच्छा जी, तो किसी भी मीडियम के लिए उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होती है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपने करना है। अब बात आती है, इनको हम कंपेयर कर दें अगर कूलोम्बिक लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कूलोम्बिक लॉ क्या है, दो स्टैटिक चार्ज के बीच में है, और ये वाला जो है ये दो ग्रेविटेशनल मास के बीच में होता है। कूलोम्बिक दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव, क्योंकि चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। ये यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये न्यूक्लियर की रेडियस के अंदर नहीं लग सकता। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लग सकता है, अर्थ में या प्लेनेट अर्थ में कहीं पर भी दो आप मास लो वहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया है कि अगर आप ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक, देखो ये एफ ई है, एफ ई मतलब कूलोम्बिक वाला। ठीक है, एफ सी कर लेता हूँ इसको, ज़्यादा सही रहेगा। कूलोम्बिक और ग्रेविटेशनल, इन दोनों का रेशियो निकालें, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए तो ये निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए तो ये निकल के आएगा। इसके लिए आपको मैं टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप खुद निकाल के देखेंगे। बाकी सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में हमने देख लिया, क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है ना बच्चों, थ्योरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने थ्योरी बहुत ज़्यादा इसमें रखी है। बोथ आर सेंट्रल फोर्स एंड दे एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू फोर्स, बोथ दे ऑब्जर्व इनवर्स स्क्वायर लॉ, या आप बोल सकते हो ये फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और आगे है दे आर कंजर्वेटिव, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, दोनों पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और एक बात और बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो आपके, जहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों जो है मटेरियल मीडिया में लगाए जाते हैं इंटरेक्टिंग बॉडी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। वैलिडिटी क्या है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ग्रेटर देन न्यूक्लियर डिस्टेंस लगेगा। ठीक है, और आपका वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज होगा जो आपके रुके हुए हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमारा कोई चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं आपको एक और स्लाइड से ये बताना चाहूँगा, जब हमारे बेसिक प्रैक्टिकल हुए बच्चों, बेसिक प्रैक्टिकल में क्या हुआ, बेसिक प्रैक्टिकल में हमने जब प्रैक्टिकल करे तो ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, कई बार एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज, कुछ एक्सपेरिमेंट किए उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी। तो जैसे ग्लास रॉड है, अगर हम रब करते हैं कोई दो बॉडी तो कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे इसमें कुछ लिस्ट हैं, ग्लास रॉड है, कैट स्किन है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उलन कोई भी क्लोज है या कारपेट है। ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, सिल्क पे,
ठीक है। एवोनॉइट तो आपको पता ही होगा, एवोनॉइट रॉड पे, ठीक है, और अंबर पे, और आप कह सकते हैं रबर सूच पे। तो ये चीज़ें आप देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। कर रहे हैं तो और अच्छे से करिए। आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कोई चार्ज है, उसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कहीं पर हमें एक रीजन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा, ठीक है। वो हम कैसे चेक करते हैं? टेस्ट चार्ज से। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो हम ये फील कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज, ठीक है, या आप बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो मैंने डेफिनेशन भी दी है आपको कि जो स्पेस सराउंडिंग हमारा क्या है, चार्ज है, किसके? चार्ज के या सिस्टम ऑफ चार्ज के, ठीक है। जो हमें एक फोर्स फील कर रहा है जो चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसकी यूनिट हमारी एसआई न्यूटन पर कूलम भी होती है या वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे चले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है आपको, और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, अगर दो चार्ज हैं आपके पास, जैसे कि ये दो चार्ज है, एक है आपका ये Q1 और एक है ये आपका Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में हमें डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट आर दोज पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर आपको निकालना है, मान लो यहाँ से x1 दूरी पे है और ये x2 दूरी पे है, तो डायरेक्ट इसकी ट्रिक ये है, आप इससे निकालिएगा, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो r/2। आपने ये भी देखा होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट जो है हमेशा लाई करेगा अगर दो सेम चार्ज होंगे, जैसे प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो नहीं चलेगा, चल भी सकता है, लेकिन नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों प्लस होने चाहिए, दोनों माइनस होने चाहिए, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बीच में होगा। आपने ये भी देखा होगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और एक क्यू यहाँ पर रखा है, और ये तीनों क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं, तो इस क्यू का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। तो भैया याद कर लीजिए इसको, क्यू बाई माइनस का Q/4 होगा, ठीक है। अब अगर चार्ज डिफरेंट होते तो डिफरेंट होते, टू अनलाइक सिस्टम होता, तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि भैया किसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसका कम होगा उधर न्यूट्रल पॉइंट हमारा लाई करेगा, और जिसकी ट्रिक हमारी ये रही, ठीक है। यहाँ तक ये आप कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल पेंडुलम का केस, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में हमने मासलेस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से कोई एक चार्ज है जिसका मास m है, उसको क्या कर दिया, टाँग दिया। तो ऑलरेडी आपको पता होगा इसकी मैकेनिक्स, अगर ये एंगल थीटा है, हम इसकी मैकेनिक्स देखें तो ये इसकी मैकेनिक्स बन गई, क्योंकि इसमें ये जो है ये टेंशन T है, ठीक है, और वेट कहाँ को लगेगा, नीचे लगेगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये टेंशन T है तो ये थीटा एंगल के साथ कितना हो जाएगा, T cos थीटा हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, T sin थीटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से बाहर को देखें तो mg आ जाएगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक। अब यहाँ पर आप वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट FBD लगा दो, डाउनवर्ड लेफ्ट राइट लगाएं तो आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर ये दो इक्वेशन मिल गई। कई बार तो आपसे टेंशन ही पूछा जाता है भाई, तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg/cos थीटा, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है। अब कई बार ऐसा है जैसे आपने किया, ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सेकेंड बाय फर्स्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया, tan थीटा इक्वल टू QE/mg। अच्छा, QE को हम फोर्स भी तो कह सकते हैं, अभी तो हमने पढ़ा F/mg। तो एक बार आपसे ये पूछा गया था, एक बार क्या कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि बताओ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, mg tan थीटा। और यहाँ से अगर आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी या कुछ और पूछे वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम की FBD थी, ठीक है। अब कोई ऐसी बॉडी जो फ्री सस्पेंडेड चार्ज बॉडी है, फ्री सस्पेंडेड चार्ज बॉडी में हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई चार्ज बॉडी है, आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, या आप कह सकते हैं कि मैंने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक चार्ज रख दिया, तो इसकी इक्विलिब्रियम क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक तो ऊपर को लगेगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे को तो mg हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर को जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, ऊपर को हमारी जो वैल्यू है F=QE आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा,
Q इक्वल टू एम जी आ जाएगा और E इक्वल टू क्यू ई बाई एम आ जाएगा। और तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, फ्री सस्पेंडेड बॉडी की भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार इसको रिवाइज करें अगर, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज सस्पेंडेड बाय जो मासलेस में है उसमें हम कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हम अभी एफबीडी नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसको अभी इलेक्ट्रोस्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से एक चार्ज की वैल्यू निकाली जो हमारी टेन थीटा। आपसे एंगल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैट में कितना एंगल होगा, तो आपका ये रहा भैया एंगल, और इसको और प्यार से लिखोगे तो ये हो जाएगा F/mg। थोड़ा सा पता नहीं आज कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, इसलिए वीडियो मेरे को ब्रेक करनी पड़ रही है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगी बच्चों तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे देखें, अगर फ्री सस्पेंडेड बॉडी है तो फ्री सस्पेंडेड बॉडी में मैंने आपको बताया कि अगर जैसे मास ये है, ये क्यू है, ये रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है। पता नहीं पीपीटी में एक स्लाइड में लिखने पे दूसरे में टाइप हो जा रहा है, तो कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल है, पता नहीं अपडेट का है। तो यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई एक चार्ज रख दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कितना हमारा क्या होगा आपका यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के तो बराबर ही होगा, तो ये मैंने बराबर कर दिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। आपसे कुछ और भी तो पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता ही है बच्चों, ये जो लाइन है आपकी ये क्या है, ये नेवर फ्रॉम अ क्या करते हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाते हैं। कभी भी आपको एक क्लोज कर्व बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव नेचर के हैं। तो ये कैसे कर्व होते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व, कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है। आगे देखें, इसमें कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में नहीं काटती, ठीक है। अगर काटेंगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी इस पॉइंट पे, दो पॉसिबल ही नहीं है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। आगे देखें, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं तो कैसे बनेंगी, पॉजिटिव की बच्चों हमेशा ऐसे बनती हैं आउटवर्ड, ठीक है। और जब नेगेटिव की बनाएंगे तो नेगेटिव की कैसे बनेंगी, इनवर्ड बनेंगी। नेगेटिव की कैसे बनेंगी, इनवर्ड बनेंगी। और वहीं अगर किसी डायपोल की बनाओगे, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस से माइनस पे ख़त्म होंगी, ठीक है, प्लस से माइनस पे। और ये ऐसे बना सकते हो, ये जो इनका नेचर है माइनस और प्लस का, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टी हो गई। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जों का ऐसा कॉम्बिनेशन, एक चार्ज ये है मान लो और दूसरा चार्ज हमारा ये है, ठीक है। दो चार्ज लेने हैं हमने, उन चार्जों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ज़रूरी नहीं है टू वे डिस्टेंस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, क्योंकि ना कई बार एग्ज़ाम में आपसे टू वे दिया ही नहीं रहेगा। इस बार नीट का पेपर में भी आपको क्या दिया था, आपको दिया था एल, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो चार्ज इक्वल और अपोजिट जो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। अब एल की वैल्यू 2a लो 4a लो, ये आपकी मर्जी। 2a तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2aq और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इसी लाइन के आगे कहीं पर एक्सिस में, तो इसको बोलते हैं एक्सियल कंडीशन। और यहाँ पर निकालें अगर ओ से परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन। तो एक्सियल कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका ये होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये जब आर ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। ए मतलब अगर आप इसको 2a डिस्टेंस लेते हो, अगर आप इसको 2a डिस्टेंस लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर ये a है और ये a है, आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो r तो बहुत बड़ा होगा a से, तो तब ये लगेगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल की बारी है तो पोटेंशियल ये हो गया, और आपका अगर ये मच ग्रेटर देन है तो a को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो ये a निकल के आया। अच्छा, यहाँ पर ना क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, क्योंकि ये 4 आएगा, एक से कट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी है वो 1/r³ है और पोटेंशियल की 1/r² है, ठीक है।
अब इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल अगर आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है जैसे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू होती है और पोटेंशियल वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने एक आपके लिए चार्ट बना दिया है, इवन मैंने आपको जनरल पॉइंट पे भी बता दिया है ताकि आप एग्ज़ाम में गलत ना करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये हमारा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंसी भी बता दी कई बार आपसे। अच्छा, ये थोड़ा मिस प्रिंट, ये 2 होगा सिर्फ ना। तो अगर जनरल पॉइंट में आप थीटा 0 रख देंगे तो आपको एक्सियल मिल जाएगा। अगर आप थीटा 0 रखते हैं तो आपको एक्सियल मिल जाएगा। अगर थीटा आप 180 रखेंगे तो आपको इक्वेटोरियल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें और एक ध्यान देने की बात है, ये डिपेंडेंसी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब रिलेटिव पोजीशन की वजह से क्या होगा, मान लो कोई 2 डायपोल हैं, जैसे कि ये है माइनस और ये माइनस है, ये प्लस है, एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये है। इन 2 डायपोल के बीच में आपसे कहा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये उसका फॉर्मूला है। और यहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और फोर्स कितना होगा, ये है, उसका नेचर ये होगा। सिमिलरली अगर वो ऐसे रखे होंगे आर डिस्टेंस पे तो वहाँ पर फिर ये होगा, और ये अगर एक वर्टिकली रखा होगा एक हॉरिजॉन्टली रखा होगा तो फिर ये वैल्यू होंगी आपकी। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं क्या भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं आपकी कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। ठीक है, नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है फाई से दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। कब, जब आपका एरिया जो होगा बच्चों वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और कई बार एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता है तो उस केस में आपका ये हो जाएगा E.dA। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मेजर करती हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू द एरिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अगर आपका एरिया जो एरिया YZ प्लेन में है तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, I कंपोनेंट। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट आपकी लिखी है और साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड का लिख लिया, नॉन यूनिफॉर्म का हमने लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, ये जो थीटा है बच्चों ये एंगल है E और A के बीच में, जो नॉर्मल जाएगा ना, नॉर्मल एरिया क्या है, नॉर्मली पासिंग थ्रू द एरिया है इसकी डेफिनेशन। तो जो थीटा है यहाँ पर वो क्या है आपका, वो है आपका एंगल उनके नॉर्मल के बीच में। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। इसी पे गॉस लॉ आता है। तो गॉस साहब कहते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है जैसे कि दिख रहा है तो इससे जो फ्लक्स होगा वो बाउंड चार्ज का कितना हो जाएगा, Q/ε0। अब ध्यान दीजिए, अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, साइज का हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए। तो जो अंदर चार्ज है इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा, इनका होगा सिर्फ बाउंड चार्ज में। किस किस का होगा, Q1 का, Q2 का और -Q3 का। और जो सारे चार्ज हैं इसमें ये लेफ्ट हैंड में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मीडियम में क्या होगा, मीडियम में ये 1/k हो जाएगा। 1/k मीन्स जो हमारा डायलेक्ट्रिक रखा है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम, तो ये भी 1/k टाइम। इंडिपेंडेंट होता है शेप और साइज। अब आप यहाँ पे सोचिए, अगर आपका ये फ्लक्स 0 हो गया, सपोज ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आपका ये जो फ्लक्स है ये 0 हो गया, फ्लक्स इन द सेंस आपका जो EDA लिया है आपने, ये अगर 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब है। देखो बच्चों, इसका मतलब या तो बाउंड चार्ज का सम 0 हो गया। ठीक है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, समझ रहे हैं, बाउंड चार्ज का सम 0 होगा, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर वाली हैं जो इनवर्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड के बराबर हो गई। ठीक है, आगे चलें। 3 तरह का फ्लक्स होता है, पॉजिटिव है उसको हम आउटवर्ड फ्लक्स भी कहते हैं, नेगेटिव है उसको हम इनवर्ड फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, और 0 तो हम उसमें क्या कह देंगे, 0 तो 0 ही है। तो जब थीटा हमारा 0 है, जब हमारा E और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है 0 है, तब उस केस में जो EA cos थीटा है, cos 0 आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 180 नेगेटिव होता है तो माइनस का EA हो जाएगा।
अब जीरो का केस क्या है, या तो टोटल चार्ज हमारा जो बाउंडेड चार्ज है वो जीरो आ जाए, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर के, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस क्या कर दें हम, नॉट क्लोज एनी चार्ज, ठीक है। या और आप उसको कहाँ रख दे रहे हैं, किसी प्लेस्ड यूनिफॉर्म फील्ड में। ये आपका अभी आया था रिसेंटली 2023 के नीट में कि अगर किसी सिस्टम को अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई, जीरो होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिस्टम के अंदर एक डाइपोल रख दिया है तो कितना फ्लक्स होगा, देखो डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है, तो जीरो होगा तो बाउंड चार्ज इसका जीरो, फ्लक्स उसका जीरो हो जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा मैप है। मेजर क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। ये जब एरिया यूनिफॉर्म है तो ये लगा लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो ई डी ए लगा के फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो ई ए कॉस थीटा लगा सकते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में बताया, नेगेटिव बताया, जीरो बताया, ठीक है। गॉस लॉ के भी बारे में देखें, गॉस लॉ तभी लगेगा बच्चों जब वहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई सिमेट्री होगी। जैसे पॉइंट चार्ज अगर है तो पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री होती है वो होती है स्पेरिकल सिमेट्री। लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, सिलेंड्रिकल। हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो वैलिड है किसी भी क्लोज शेप के लिए, और कोई भी क्लोज होना चाहिए, लेकिन उसका जो शेप है बच्चों वो क्या है, कोई भी हो चलेगा, ठीक है, लेकिन सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अप्लाई करेंगे सिमेट्री पे, यहाँ से ना इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। आगे चलते हैं, फ्लक्स कैलकुलेशन। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ये एक हमें स्क्वायर का फेस दे रखा है, ये हमें एक आधा हेमिस्फेयर दे रखा है, ये एक आधा सिलेंडर दिया है, तो कह रहे हैं कि फ्लक्स निकालो। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सरफेस से आप निकाल सकते हैं फ्लक्स। तो अगर हम कंप्लीट कैसे करेंगे, ऐसे आप देखें हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो कंप्लीट जो हम ये कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। और गॉस कहते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इतना ही तो हो जाएगा, लेकिन हमसे तो पूछा इतने का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे, अच्छा यहाँ पर आधा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कितने सरफेस आए हैं इसको कवर करने के लिए। यहाँ पर आपके जो सरफेस हैं, जो हमारे क्यूब हैं, क्यूब में जो सरफेस आएंगे वो कितने आएंगे, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, दो हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, चार हो गए, और एक अपवर्ड या एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला। तो 6 स्क्वायर के सरफेस आपको चाहिए इस सरफेस को ढकने के लिए। तो हम कह सकते हैं इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे तो 2 ही चाहिए, तो उतना पार्ट आपने एक का कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि 6 सरफेस इसको ढकने के लिए लगे हैं और 6 का ये है, तो एक का कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। अब हम क्यूब की बारी, हम कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने एक क्यूब के सेंटर पे रख दिया, जैसे कि अभी देखा सेंटर पे रख दिया, तो बताइए फ्लक्स। आपने क्यूब के कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर पे रख दिया तो कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। एज पे रख दिया तो कितना होगा, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी दी है, आप उसको भी देख सकते हो। और सेंटर ऑफ वन फेस, कोई भी एक फेस के सेंटर पे रख दिया तो कितना फ्लक्स होगा। देखो होगा, अगर आप इसमें टोटल निकालेंगे बच्चों, तीनों में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। टोटल जो होगा चाहे एज पे रखो चाहे कहीं भी रखो, वो हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होना है। लेकिन इसमें केस बनेंगे अलग अलग जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली आपको ये देखना है उस क्यूब से जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है उसको आपने कवर करना है, और कितने सरफेस, क्यूब में कितने सरफेस आएंगे उसको कवर करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये तो टोटल का हो गया, तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा सॉरी। तो आप देखेंगे सेंटर पे जब हमने रखा था तो हमें कितने चाहिए थे, अभी 6 लेके आए थे, तो 6 ला के हमारा ऐसी कंडीशन बनी थी। तो एक के लिए जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा, एक का हो जाएगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फेस का कितना हो जाएगा भैया, तो या एक कॉर्नर का कितना हो जाएगा इस केस में, तो 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, तो 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया। अगर आप एक कॉर्नर पे ही रख देते हैं तो कॉर्नर पे देखेंगे तो ईच क्यूब का
एक क्यूब का अगर आपसे पूछें तो 5e1 कर लेता हूँ, इसको भी e1 कर लेता हूँ। तो एक कॉर्नर का कितना हो जाएगा 1/8 Q/ε0। एक फेस का पूछेंगे तो 5 एक फेस का, ये फेस का है हमारा, तो फेस के कंडीशन में आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल फेस है 6 और हमारे कॉर्नर के चार्ज को कवर करने के लिए चाहिए हमें 4 क्यूब, तो हमने ये कर दिया। तो 1/24 Q/ε0 हो गया। और वहीं अगर आप H पे रखते हैं तो H पे एक क्यूब का कितना हो जाएगा, ये तो टोटल है, एक क्यूब H को कवर करने के लिए 4 चाहिए भैया। ठीक है, आप इसको विजुलाइज करना घर में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फेस में तो वही है कहानी कि हमारा यहाँ पे 1/6 6 फेस थे और कितने क्यूब आए थे, 4 आए थे, तो 1/4। इसमें सेंटर ऑफ वन फेस पे रखोगे तो फिर हमें यहाँ पर जो ईच क्यूब, टोटल तो इतना है, तो ईच का कितना हो जाएगा, ईच का हो जाएगा 2 क्यूब से ढक जाएगा, तो ये हो जाएगा। और फेस अब 2 क्यूब, एक के तो फेस में ही है, तो कितने बचे, 6 में से 1 कम कर दो, तो 2 क्यूब चाहिए, तो 1/2 Q/5ε0। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, नहीं तो इसी में रह जाऊँगा। आपको अगर ये डिटेल में देखनी है, नीट में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में ये थ्योरी भी बताई है कैसे करना है, आप देख सकते हैं। अब अगर हम सिलेंडर पे रख दें, कोई सिलेंडर है, तो किसी भी क्लोज बॉडी को, 3D बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसका भाई फाई क्लोज तो 0 होना है। ठीक है, तो फाई कर्व प्लस फाई फ्लैट 0 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग 0 हो जाएगा। जैसे ही इसको आप 0 कहेंगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और हमेशा याद रखना बच्चों, हम फ्लैट सरफेस का निकालते हैं, तो फ्लैट सरफेस में आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और एरिया ऊपर को है, तो ये 90 0, तो कर्व का ये हमारा कितना बना, 0 बन गया। ठीक है, वहीं पर आप देखें लोअर हाफ का निकालें तो लोअर हाफ में यहाँ का निकालें। ठीक है, तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं कि भैया हम लोअर हाफ का जो निकालेंगे या हम जो इनकमिंग का निकालेंगे, अगर आप इसमें इनकमिंग निकालते तो कितना आ जाता, -EHR। ठीक है, इनकमिंग नेगेटिव, और आउटगोइंग कितना हो जाता, आउटगोइंग, मतलब जो ये वाला है इनकमिंग है, ये कितना आ जाएगा, EHR नेगेटिव। आप निकाल ही सकते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पर लगाइए, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E डॉट ए हो जाएगा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, cos 180 -1, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 2RH होगा, इंटू 2 भी होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखें, अगर इस साइड देखें तो ये इक्वल अपोजिट हो जाएगा, EHR हो जाएगा। अब कोन का देखें, अगर कोन में कर्व, फाई कर्व तो 0 है। ठीक है, ये लोअर हटा दो, आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब इसमें देखिए ये कर्व अगर 0 है, या आप बोल सकते हो फाई टोटल जो है वो 0 है। फाई टोटल 0 होने का मतलब है फाई इनकमिंग और फाई आउटगोइंग 0 है भैया। तो फाई इनकमिंग के लिए देखें, अगर आप इतना देखते हैं अगर, तो इसमें ई की डायरेक्शन तो ये है और डी ए इधर को आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाई इन निकाल लो, फाई इन इक्वल टू माइनस फाई आउट हो जाएगा। तो आप फाई इन करेंगे तो फाई इन आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 मतलब माइनस का 1, तो ई डॉट ए, और एरिया निकालो। ये अगर हाइट h है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -EHR। तो ये इनकमिंग फ्लक्स है, आउटगोइंग क्या हो जाएगा, +EHR। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में एक केस और बनता है कोन में। क्या केस बनता है, देखिए, अगर आप किसी कोन को के वर्टेक्स पे यहाँ पर एक चार्ज रख देते हैं, मान लो ये कोई कोन है, इसके वर्टेक्स पे आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, जैसे कि यहाँ पे रख दिया, और आपसे कहा कि फ्लक्स निकालो। ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये जो हमारा कोन है, इसके यहाँ पर रखने के बाद मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये भैया वैल्यू r है और ये हाइट h है। ये जो कोन के वर्टेक्स पर आपने रखा है, ये सिमिलरली आपका एक डिस्क का केस बनेगा अगर डिस्क के आप एक्सिस पे रख दोगे। ध्यान से देखो इसको, ये एक ही केस बनेगा दोनों का आंसर भी एक ही आएगा, बस स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। ये r है, ये x है, ये थीटा है, ये आपका q है। ये कोन के वर्टेक्स पे आपने चार्ज रखा है और ये आपने किसी डिस्क के एक्सिस पे रखा है। ठीक है,
तो आपसे पूछा है फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हम डेरिवेशन अगेन नहीं करेंगे। तो डिस्क का अगर मैं आपको बताऊं तो ये वैल्यू आती है इक्वल टू Q/2ε0। फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे। R² + X²। और ये जो कोन है बच्चों इसका ये आता है, कोन से जो फ्लक्स है वो निकल के आएगा Q/2ε0 1 - cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप cos थीटा निकालो, क्या cos थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस नहीं होती? तो यही तो, ये दोनों एक ही तो फॉर्मूले हैं ना। तो आप ध्यान में रखना, डिस्क के आप एक्सिस पे रख दो एक्स डिस्टेंस, या कोन के वर्टेक्स पे रख दो, आंसर एक ही जैसा आता है। ये कई बार आपसे पूछा गया है भैया कि कौन से फ्लक्स बताओ। अब अगर आप हेमिस्फीयर पे रख दें, तो हेमिस्फीयर पे रख दें तो टोटल तो जीरो होगा, ठीक है। तो इजीली कर दिया आपने। अगर फाई कर्व फ्लैट निकाल रहे हैं तो ये π² r हो जाएगा। और किसी एंगल थीटा से है तो फिर आपको ये नॉर्मली वाला हमें लेना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए। जो एंगल लेना पड़ता है नॉर्मल, इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 90 + थीटा। तो ये हमारा इसका केस हो गया, ठीक है। इसमें मैं आपको और एक केस बता सकता हूँ, ठीक है। ये स्लाइड मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, पहले से मैंने ये बनाई नहीं, कोई नहीं। आप देखिए, देखो जैसे मान लो ये एक सरफेस है, एक केस और देखो, इसमें कंप्लीट फॉर्मूले हो जाएं आपके तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से निकले तो अच्छी बात है। लास्ट टाइम में बच्चों आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा कि टोटल जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। अब जो इनकमिंग है, जो यहाँ पर इनकमिंग है और जो यहाँ पर आउटगोइंग है, जो फ्लक्स हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग है, इसका भी सम भी जीरो होना चाहिए। फिर इसका मतलब तो यही हो गया। अब आप देखिए जो इनकमिंग फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप तो E.A cos ऑफ 180 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है ना, एरिया वेक्टर इस साइड बनेगा। और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा EA cos ऑफ 0। तो आप देखें ये EA निकल के आ रहा है तो ये -EA निकल के आ रहा है। वैसे भी इनकमिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। एरिया रख दीजिए भैया। अब यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एरिया का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, हाफ हाफ का आएगा। तो पाई, अगर इसकी रेडियस r है तो r/2, इसका हो जाएगा πr²/2 × E, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, अगर इसकी रेडियस r है। अगर इसी में ये हमारा ऐसे ना हो के ये ऐसे रख दिया जाता तो उस केस में हमारा जो वैल्यू होती, ये अगर हमारा ऐसे फील्ड लगा दिया जाता, अब इनकमिंग और आउटगोइंग फाई टोटल तो जीरो अगेन। तो इनकमिंग जो होता है, जो यहाँ पर होता, अब यहाँ पर ये पूरा एरिया कवर हो रहा है ना, तो आपको एरिया आधा नहीं करना पड़ेगा। तो इनकमिंग यहाँ पर हो जाता EA और यहाँ पर भी अगेन वही EA, लेकिन आंसर चेंज हो जाते, -E πr² और ये हो जाता E πr²। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर हाफ एरिया कवर होगा इनकमिंग के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे बच्चों क्या, ये थे हमारे आपके फ्लक्स से रिलेटेड बातें कि कैसे हमें फ्लक्स निकालना है। डिफरेंट केस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आउटगोइंग पॉजिटिव, इनकमिंग नेगेटिव, और कैसे निकालना है कुछ भी नहीं। अब जैसे मान लो आपको रैंडमली कोई एक सरफेस दे दिया जाएगा और उसका फ्लक्स निकालना है, ये तो कुछ स्टैंडर्ड केस थे ना। अगर कोई भी एक सरफेस ऐसे लिटा के रख दिया है मान लो, और आपसे कहा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और आप क्या निकालिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, आप इसमें फ्लक्स निकालो। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ, आपको ये तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप एरिया वेक्टर बनाओ जितने भी सरफेस से बनाते हो। एक यहाँ पे बना लो, ऊपर हो जाएगा A1, एक यहाँ पे बना लो, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे बना लो, एक यहाँ पे हो जाएगा, A2 कर लो तो इसको, एक यहाँ बना लो, ये A3 आ जाएगा। आपसे कहीं का भी फ्लक्स पूछ ले, टोटल तो इसका जीरो होगा, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, ठीक है, टोटल जीरो होगा। और ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, 90 होगा, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। ये भी 90 बना रहा है तो इसका भी कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। अब बचा ये अंदर घुस रहा है इनकमिंग और ये जा रहा है हमको छोड़ के आउटगोइंग। बस एक निकाल लो, दूसरे के अपोजिट कर लो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे फाई इन फाई आउट, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये जीरो हो जाएगा, एक निकाल लो, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपने पढ़े होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और फ्लक्स में इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि
अगर आपको फ्लक्स दिया है, जैसे ये है बच्चों, फाई दिया है आपको Q/ε0, ठीक है, और आपसे क्या कहेगा वो कि भैया चार्ज कंटेन इन अ बॉडी बताओ, तो आपको ये करना पड़ेगा, समझ रहे। मे बी आपका जो फ्लक्स है वो क्या होता है, फ्लक्स होता है E.dA, और E.dA इक्वल टू Q/ε0, और आपको वो क्या कर दे, वो आपको E दे दे, और E कुछ R के टर्म में दे दे। कई बार ऐसा होता है, ये जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े इनसे रिलेटेड ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या होगा, कई बार ये जो E इतना आसान दिख रहा है ना, ये ऐसा होगा नहीं, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा आपको, जैसे कि आपको वो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा, ρr गिवन कर देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा E निकालो, हो सकता है आपको कहेगा चार्ज निकालो। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो ρr अगर वो देगा और ये स्पेरिकल बॉडी का ही देगा जनरली, तो आपने अभी भी पढ़ा है कि जो ρr है वो क्या है, चार्ज ओवर लेंथ। तो एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज क्या है dq, और लेंथ मान लो dl। अब यहाँ पर रो है तो सिग्मा भी दे सकता है, तो मान लो अगर स्पेरिकल बॉडी देगी फिर वहाँ पे एरिया होगा, तो ये dA हो जाएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, ρr dA। तो आपको यहाँ से Q निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो भी उसने लिमिट दी होगी 4πr² Q/ε0 से आपको E निकालना होगा। अगर चार्ज तक जाना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपको पता ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा वो क्या हो जाएगा, KQ/R। जनरली इसको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करो तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल होगा। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें तो इसी दो फिक्स पॉइंट पे निकालना है, तो वहाँ पर फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। टेस्ट चार्ज को हम मूव करेंगे, सोर्स चार्ज यहीं रहेगा। मान लो हम इस पॉइंट तक ला रहे हैं इसको, ठीक है, तब वहाँ पर एक पॉइंट के लिए फिर हमें इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके काम के लिए ये दो चीज़ें हैं। तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क ओवर टेस्ट चार्ज, और क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है वर्क कितना होगा, तो उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आप पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अगला रिलेशन है ई और बी में रिलेशन, और ये बहुत बार पूछा जाता है ई और बी में रिलेशन। और यहाँ से क्लियरली मैं आपको बता दूँ, अगर v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो आपका e 0 हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा या कन्वर्ज इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अगर e 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि v 0 होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। होता क्या है, आपको e दिया रहेगा, v दिया रहेगा, और आपको पूछेगा, या e दिया रहेगा तो v पूछेगा, v दिया रहेगा तो e पूछेगा। तो अगर e पूछेगा तो आप इसको यूज़ करेंगे। अगर v दिया है तो फिर आप, अगर v दिया है तो आप e से निकालेंगे, अगर आपको e दिया है तो v से कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेस बच्चों जहाँ पर पोटेंशियल सेम है एवरीवेयर, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, तो वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। आगे देखें, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखें, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होंगे इन स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूर दूर होंगे इन रीजन ऑफ वीक फील्ड, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा स्केच है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ऐसे स्केच करते हैं, आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम को असेंबल करने में, किसी चार्ज के सिस्टम को असेंबल करने में जो भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है या जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें अगर n चार्ज है, मान लो n चार्ज हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो वो हो जाएगी n-1/2। समझ रहे हैं। तो जैसे ये है हमारे पास 1 चार्ज सिस्टम के लिए तो फिर ये 0 हो जाएगी। 2 चार्ज सिस्टम लगाएंगे तो Q1 Q2 तो 1 हो गई। 2 चार्ज थे ना, तो आप देख ही सकते हैं 2 × 1/2 तो 1 टर्म आएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये नंबर ऑफ टर्म इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर 3 चार्ज सिस्टम है तो 1 टर्म ये वाला आ जाएगा, 1 टर्म ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यही मैंने लिख दिया, ठीक है।
अगर 4 है, 4 से ज़्यादा आज तक तो नहीं आया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 डायगोनल भी आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, बाकी एक ये आ गया, दूसरा टर्म ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, 2 डायगोनल। बस फॉर्मूला याद रखें कि Q1 Q2 बाई R होता है। अगर Q1 Q2 कोई 2 सिस्टम हैं, इसमें 2 चार्ज हैं, तो हमें उनको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी भी डाइपोल को जिसकी लेंथ कितनी है, मान लो 2a है, किसी फील्ड में रखेंगे, तो आपने ये देखा होगा यूनिफॉर्म फील्ड में इस डाइपोल के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टॉर्क होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होते हैं। अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में पूछे तो नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास फोर्स भी होगा जो नॉन जीरो होगा, टॉर्क भी नॉन जीरो होगा। टॉर्क यहाँ पे P क्रॉस E हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है इन यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो इस 2a को अगर आप ब्रेक करें तो आ जाएगा 2a साइन थीटा, और यहीं से हम टॉर्क निकालते हैं P क्रॉस E P साइन थीटा। अब इस डायपोल को रोटेट करने में जो एनर्जी लगती है θ1 से θ2, ये उसका फॉर्मूला है P cos θ2 माइनस cos θ1। अगर आप 0 से 90 घुमाएंगे, ठीक है, या कह सकते हैं 90 से 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 90 to 90 में 0 और ये 180 में प्लस E। इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, इसको अनस्टेबल भी कहते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई या मिनिमम हो गई। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और जनरली अगर आप इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में देखना चाहें तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप 90 से थीटा रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए θ1 से θ2, क्योंकि जेई और इनमें यही पूछा जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं भैया? डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस है जो फ्लो ऑफ चार्ज तो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनमें लगता है, ठीक है। जनरली ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और पोलराइज हो जाते हैं थ्रू स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्ज। अपनी जगह से थोड़ा सा लोकलाइज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में, जिसकी वजह से उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस होता है। अगर आप देखें 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ये आपके सामने टेबल है। जिस डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रही है नेगेटिव के साथ, वो पोलर कहलाते हैं, और जिसमें कर रही है वो नॉन पोलर कहलाते हैं। अब जिसमें अगर कोइंसाइड ही नहीं करेगी तो शेप सिमेट्रिकल आना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें शेप कैसा आएगा? अनसिमेट्रिकल आएगा, ठीक है। और उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, किस पे? अनसिमेट्रिकल के पास। लेकिन जो सिमेट्रिकल है उनके पास 0 डायपोल मोमेंट होगा, वो इंड्यूस डायपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। आगे चलें अगर इसमें, अब अगर आपके पास कोई एक स्पेरिकल बॉडी है, इस स्पेरिकल बॉडी में आपसे कहा गया कि भैया कितना पोटेंशियल होगा। जैसे ये है, मान लो, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। मान लो A है और इसकी QA है इस पे चार्ज, और ये B है, ठीक है। इसकी रेडियस R1 कर लो, इसकी R2 कर लो, या एक काम करो, इसको चार्ज भी 1 कर लो और इसका जो चार्ज है वो 2 कर लो। अब आपसे कहा गया कि भैया पोटेंशियल निकालो A पर या B पर। तो अगर आप A पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Q1 R1 प्लस KQ2 R2। लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि B पर निकालो, तो बच्चों ध्यान रखना, B पर जब आप पोटेंशियल निकाल लो हो, ये वाला गोला इसके अंदर ओवरलैप हो गया है, तो R1 की जगह भी आपका क्या आएगा? R2। अगर कभी भी, क्योंकि अंदर पोटेंशियल थ्रू आउट द पूरी बॉडी सेम रहेगा, ये हमारे स्पेरिकल सेल की क्या है? कंडीशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी आप R2 ही लेंगे, ठीक है। अगर एक गोला और होता तब भी आप यही करते। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लीजिए कि आपने इसमें पहले गोले को केस 1 में, आपको ये कह रहा हूँ, केस 1 आपने क्या किया? इसको ग्राउंडेड कर दिया। और ग्राउंडेड का मतलब तो आप सभी को पता है, वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो VB अगर 0 होगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? Q1 इक्वल टू माइनस ऑफ Q2। दैट मीन्स अगर आप ग्राउंडेड करते हैं तो आपका जो चार्ज है वो इक्वल और अपोजिट रिसाइड हो जाएगा। केस 2
अगर आपका VA ग्राउंडेड हो जाता, मान लो ये वाला हम ग्राउंडेड करते, ये वाला, ठीक है, इसको नहीं करते, ठीक, उस केस में क्या होता, A का पोटेंशियल जीरो हो जाता। A का जीरो हो जाता तो आपका KQ1R2 इक्वल टू माइनस KQ2R2 हो जाता। अच्छा, ये R1 होगा, सॉरी, ये R1 हो जाता। तो इसको सॉल्व करें तो K1 से K1 कट गया, तो आपका जो R1 हो गया वो क्या, या Q2 जो हो गया वो क्या निकल के आ जाएगा, Q2 आ जाएगा माइनस R2/R1 Q1। ये चार्ज की वैल्यू होगी, कभी पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल, ये चार्ज आ गया तो पोटेंशियल, इसमें चार्ज की वैल्यू रखोगे, फिर पोटेंशियल की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर सोचिए इसमें 3 स्पेयर होते हैं, मान लीजिए, एक और आपको थोड़ा सा एग्जांपल करवाता हूँ। मान लीजिए इसमें 3 स्पेयर हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये रहा, ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो ये है, ये दूसरा है बच्चों, ठीक, और जो तीसरा है वो ये है। और तीनों में जो चार्ज है वो क्या है, पहले में Q1 है, ये, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। इसमें जो चार्ज है वो Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है। इसकी अपनी रेडियस है भैया R1, इसकी अपनी रेडियस है R2 और बाहर वाले की है R3। अगर आपसे पूछा जाए कि VA निकालो, A पर पोटेंशियल निकालो, तो आप क्या करोगे, देखो अंदर कोई गोला तो नहीं है, कोई नहीं है, तो भैया जो गोला है उसकी अपनी डिस्टेंस लो, ख़त्म करो कहानी को, ठीक है। विद साइन लेते हैं पोटेंशियल, मैंने सारे पॉजिटिव लिए हैं इसलिए मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ रहा है। अगर B पे निकालना है, अब B पे आप इजीली देख सकते हैं कि B के अंदर A ओवरलैप कर गया और V के अंदर A का मतलब हो गया कि KQ1 के नीचे भी B आएगा, KQ2 के नीचे भी B आएगा, समझ रहे हैं, ओवरलैप करिए, लेकिन C पर इसका जोर नहीं चलेगा। अब अगर C पे निकालते हैं तो भैया C के अंदर तो तीनों आ गए, तो KQ1, KQ2 और KQ3 तीनों के अंदर आ गया C, या तीनों के नीचे C आ गया, आप इसको कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आपको पता है अगर कोई भी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा जीरो हो जाता है इंटीरियर, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड कर जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टिंग स्पेयर। कंडक्टिंग स्पेयर में अगर आप जितना भी चार्ज दोगे वो सब सरफेस पे आ जाएगा, तो सरफेस पे आने की वजह से इसके जो अंदर पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं अगर कोई कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। अगर आप देखें ये कोई कंडक्टर है, इसमें कोई भी चार्ज दें तो सब बाहर आ जाएगा, मान लो पॉजिटिव है तो बाहर आ जाएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बनती है। क्यों, अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है ना भैया, अगर फील्ड नहीं है तो कुछ नहीं है। आगे अगली प्रॉपर्टी देखें, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस। मैं कह रहा था ना इक्विपोटेंशियल बन गया, इक्विपोटेंशियल में क्या होता है, नॉर्मल टू सरफेस हो जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आगे लिखे हैं द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल कांस्टेंट ये भी हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हम कर चुके हैं क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। कैविटी केस में आप देख सकते हैं अगर कोई कैविटी अंदर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखें कुछ और केस। अब हमारे पास जो कहानी है वो है सिंपल पेंडुलम की। आपको पता होगा क्लास 11th आप पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें जो हमारा कोई भी सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होता है भैया, अगर f इक्वल टू हमारा -kx है, अगर इस मोशन को कोई फॉलो कर रहा है तो टाइम पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा, या आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा निकाल के हम रखें तो सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये लास्ट जनरलाइज फॉर्मूला है। अब यही हम लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी मैकेनिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सिंपल पेंडुलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज है।
अगर आप हॉरिजॉन्टली उस पर एक फील्ड लगा दें तो हॉरिजॉन्टल फील्ड लगाने पे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एक फील्ड लगाने पे होगा क्या, क्या उसका एक्सलेशन बदलेगा, क्या उसका हमारा टाइम पीरियड बदलेगा। बस आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई तो भैया कांस्टेंट है, उसमें क्या फ़र्क पड़ना है, फ़र्क पड़ेगा तो जी पे पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, तो जी कैसे बढ़ेगा। देखो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आप इस पे इस साइड को फील्ड लगाएंगे तो ये इस साइड को एक फोर्स लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्यू ई। अब ध्यान दीजिए फिर से, नॉर्मली अगर ये मोशन कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे एम जी हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ होना चाहिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, जो हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा एक काम करिए, इसको ना थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिखिए, ज़्यादा मैं इसमें डिटेल नहीं करूँगा। जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि 90 एंगल था ना तो रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सलेशन तो पूरी दुनिया जानती है, क्यू ई बाई एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 एंगल है, दोनों का रिजल्टेंट ले लिया तो ये आ जाएगा। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल, तो यही रहा, नीचे हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका भी रूट। अगर आप ध्यान से देखें ये वैल्यू नीचे इसमें ऐड हो रही है तो बढ़ रही है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा ओरिजिनल से। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को ही लगा देते हैं, भाई आप नीचे को लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नीचे लगा रहे हैं तो एक फोर्स नीचे लग जाएगा, क्यू ई लग जाएगा नीचे, और इसका तो एम जी भी नीचे को है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन है वो भी नीचे को हो जाएगा और इसका जो जी है ऑलरेडी वो भी नीचे को हो जाएगा। तो जो नेट इफेक्टिव जी होगा हमारा, जो जी में चेंज आएगा वो आ जाएगा एल जी प्लस ए। ठीक है, तो इस केस में भी डिक्रीज होगा, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लगा देते हो तो ऊपर को लगाने के कंडीशन में क्या होगा, जी की डायरेक्शन नीचे, जी की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी और ए की डायरेक्शन ऊपर, अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करना पड़ेगा तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये बढ़ेगा क्योंकि जी घट गया ना, तो जी ही डिक्रीज हो गया, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था ऑसिलेशन और आप करा रहे हो टाइम पीरियड। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, ऑसिलेशन अगर आप निकाल पा रहे हो तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे 1/टाइम पीरियड से। समझ रहे हैं। अगला अगर मैं आपको केस समझाऊं, चार्ज सर्कुलर रिंग, मान लो कोई एक चार्ज सर्कुलर रिंग है जिसमें एक प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, अगर ये माइनस माइनस होता तो फिर क्या होगा कि आपको एक्सिस पे अपोजिट चार्ज रखना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर हमें माइनस रखना है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर हमें प्लस रखना है। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया। आपको इस पॉइंट पे, इस माइनस क्यू पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स जो आर जो है अगर ये बहुत बड़ी है तो इस पर भी फोर्स निकाल लो। और ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है और जिसका टाइम पीरियड ये निकल के आया, इसको आप ध्यान में रखना। सेम अगर 2 चार्ज सिस्टम है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 2 चार्ज, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अगर ये प्लस प्लस चार्ज होंगे तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये प्लस माइनस के केस में भी नहीं होगा, आप बना के देखना। ठीक, तो अगर ये 2 माइनस चार्ज हैं, ऊपर प्लस है और आपको कह रहे हैं कि टाइम पीरियड निकालो, अगेन आप यहाँ पर क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकालोगे फोर्स, फिर निकालोगे टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका जो हमारा 2 चार्ज सिस्टम है उसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो मैं आपको बस डायरेक्ट बता रहा हूँ कि माइनस माइनस क्यू के केस में आपका जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, करना कैसे है, अप्रोच वही है। यहाँ पर आपको पहले ए निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, एक इधर को आ जाएगा इससे भी और इससे भी इधर को आ जाएगा। अब इसको कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे तो एक इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इन दोनों को सॉल्व करोगे 2f cos थीटा,
फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फोर्स निकलने के बाद आपकी रिलेशन आ जाएगी, फिर आप t/2 ओमेगा से कर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। अब इस चैप्टर की जो जान है वह है फॉर्मूला चार्ट। अगर कोई भी आपके पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो KQ/R², पोटेंशियल पूछे तो KQ/R, ठीक है। और ये हमारा कंडीशन है, यहाँ पर हमें निकालना था। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं तो ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं, मान लीजिए मैं पोटेंशियल का बनाता हूँ तो वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बस थोड़ा स्लोप का डिफरेंस होगा। ध्यान ये रखना बच्चों, अगर R आपका 1 होता है तो E और V बराबर होंगे, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है आपको E दिया रहेगा, V दिया रहेगा और कहेगा कि चार्ज और R बताओ, तो आपको E/V करना है। और जैसे आप E/V करेंगे तो आपको 1/R मिलेगा। यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। R निकल गया, किसी एक में रख लो, आंसर आ जाएगा। अगला है डायपोल। तो डायपोल का एक्सियल मैंने ये लिख दिया, इक्वेटोरियल ये लिख दिया, पोटेंशियल भी लिख दिया और इक्वेटोरियल में 0, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी डायपोल का वो R³ और पोटेंशियल जो है वो R² के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे देखें स्टेट कंडक्टर। अभी मैं ये फाइनाइट ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेट कंडक्टर का निकालेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, इधर x और y, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे ना, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ऐसे ऐसे तो एक x एक्सिस में बनेगा, एक y में बनेगा। तो वो ये आपका ये रहा, ये x का है, ये y का है। और लैम्डा इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है और k तो आपको पता ही है 9 × 10⁹ तो ये हो गया। अब इसी से हम बनाते हैं ये केस 1, जब अल्फ़ा और बीटा बराबर थे। जब अल्फ़ा बीटा बराबर होंगे तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और जब अल्फ़ा बीटा बराबर होंगे और लैम्डा जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा जो आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गॉस लॉ से कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। ये रहा हमारा वो वाला फॉर्मूला। अगर आप इसमें k की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 तो आपको फिर वही मिलेगा जो अभी हमने निकाला, ये वाला। और वही प्लेन सीट है, प्लेन सीट का आपका ये बन गया। और प्लेन सीट में तो R आता ही नहीं है, तो इसका जो ये ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R बनेगा। जैसे प्लेन सीट है तो इसका जो E जो है वो σ/2ε0 होता है। अब चाहे R को आप 4 गुना कर दो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहना है, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अब यहाँ पर मान लो 1 की बजाय 2 हैं, जैसे कि ये है, तो आप इजीली 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव की फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी बाहर को पहले वाली सीट से, और दूसरे वाले से ये भी पॉजिटिव है, इसकी भी बाहर को जाएंगी। जो दूसरा वाला है हमारा पॉजिटिव है, इसकी भी बाहर को जाएंगी, ये बाहर को गई। अब देखिए जहाँ पर इक्वल और अपोजिट ये और ये कट गए, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो ये कट गए और ये ऐड हो गए, और ऐड होने के बाद σ/ε0, क्योंकि एक का आपको पता है, एक का होता है σ/2ε0। अगर 2 होंगे तो आप निकाल लीजिए। वहीं अगर जैसे मान लो एक प्लस सिग्मा होता और एक माइनस सिग्मा होता, अब आपसे पूछते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, इसकी वजह से बाहर को ये बाहर को गए, यहाँ से भी बाहर को गए, पूरा बना लो। और दूसरे वाले की वजह से अंदर को इनवर्ट हो गए, ये इन्वर्ट हो गए, ये इन्वर्ट हो गए, ये इन्वर्ट हो गए। देखो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो बीच में दोनों एक डायरेक्शन में जोड़ दो, सिग्मा सिग्मा बाय अगर जोड़ दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि भैया यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का बताओ, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में क्या है, जो कंडक्टिंग है, अब ये कंडक्टिंग का केस है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो 0 होगा। आप कितना भी इसको फील्ड चार्ज दे दो वो बाहर आ जाता है। और आउटसाइड जो होगा, आउटसाइड आपका k आपका 1/4πε∗r² हो जाएगा। और अगर बाउंड्री पर पूछे या सरफेस पे पूछे तो r की वैल्यू आप रेडियस रख लो, क्योंकि इसमें मान लो इसकी रेडियस क्या है, r है, तो यहाँ पर हो जाएगा KQ/r²। तो जब मैं इसको बनाऊंगा, इसका जो डायग्राम है, पहले हम पोटेंशियल भी लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा भैया कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, KQ/r²। और यही बाउंड्री पे r² नहीं सिर्फ r, यही बाउंड्री पे भी होगा।
और अगर आपको आउटसाइड पूछा जाएगा तो आउटसाइड इसका हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम देखो, यहाँ पर तो कांस्टेंट है ना, इसकी रेडियस आर है, इसको ना यहाँ ना बना के अलग से बना दो, रेडियस आपकी आर है। तो देखो ये जीरो है, तो जीरो है तो हमारा यहाँ अंदर तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसके बाद ये ऐसे डिकेइंग नेचर दिखाएगा। लेकिन ये हमारा आउटसाइड हो गया, आउट, और ये इन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ये तो ई और आर का ग्राफ है, अगर आप पोटेंशियल वर्सेस ये देखते हैं तो अंदर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ तक है, सरफेस तक, उसके बाद फिर ये सरफेस के बाद ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात भी ध्यान में रखें। अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो नॉन कंडक्टिंग में बच्चों जो अंदर का है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का है वो जीरो नहीं होता है। नॉन कंडक्टिंग में होता है आपका के, अगर चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो के क्यू आर बाई आर क्यू। और आउटसाइड का जो होगा, आउटसाइड का सेम रहता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर वो पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी तो इनसाइड ऐसे जाएगी और उसके बाद फिर ऐसे जाएगी। ये ई और आर का ग्राफ है। अगर वी और आर का ग्राफ है तो भैया इनसाइड जो है पोटेंशियल इसका तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनसाइड बहुत गंदा फॉर्मूला होता है, वो होता है के क्यू, कैपिटल आर रेडियस है तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। ठीक है, और आउटसाइड अपना वही जो पुराना वाला है, के क्यू बाई आर, ये हमारा इन का है। तो इनसाइड का इसका थोड़ा सा ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे करके, और उसके बाद ये डिकेइंग नेचर दिखाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर। अगर आप देखें चार्ज सर्कुलर रिंग, तो चार्ज सर्कुलर रिंग का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, कहाँ पर आपसे जनरली पूछा जाएगा कि भैया एक्सिस पे कितना होगा। तो एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए रेडियस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो इस पॉइंट पी पे, और इस पर कोई चार्ज प्लस क्यू हमारा फैला हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ई पी पे जो निकल के आएगा वो आएगा के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकल के आएगा। और वहीं सेंटर पे निकालना है, ओ पे निकालना है, तो ओ पे भैया एक्स जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी, अगर आप मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे प्लस माइनस आर बाई √2 पे, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी Q/6 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे ये R प्लस माइनस √2 पे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ग्राफ देखें इसका, अगर तो आप ग्राफ बना सकते हैं ऐसे, इसके ग्राफ बनेंगे डोले सोले जैसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये पीक है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है सेक्टर। तो सेक्टर रिलेटेड अगर आपसे आएगा तो सेक्टर रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, E = λ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और एक डिस्टेंस, जो भी आपकी डिस्टेंस है आर भी आएगी डिस्टेंस, और साइन θ/2 आपका ये सेक्टर का हो गया। ठीक, पोटेंशियल नॉर्मली है, अगर इसमें चार्ज बताएगा इतने चार्ज फैले हैं तो आपको फिर उतने चार्ज काउंट करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, देखो कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, या आप बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया है, बात तो एक ही है ना, उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होता है। इसके हिसाब से जो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप उस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव दो। क्वेश्चन आता है कि एक सॉफ्ट बबल है, उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो एक्सपेंड करेगा या कॉम्प्रेस करेगा, तो हमेशा एक्सपेंड करेगा, वेदर आप पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव दो। आगे देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी जो काइनेमेटिक्स होगी वो आपको पता होनी चाहिए। अगर देखो इसमें दो केस बनते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में बच्चों होता क्या है कि जो एक्सलेशन है वो कितना हो जाएगा यूनिफॉर्म फील्ड में, F/m हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगी वो होती है QET/m। जिस भी वेलोसिटी से वो मूव करता है वो ये होती है, और वहीं पर मोमेंटम आप निकाल सकते हो मास इनटू वेलोसिटी से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये करेगा 12mv², और यहीं से आप अगर सारी वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है QV। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्म फील्ड में जा रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भैया ये होती है Q टाइम्स V, वेयर V इज अ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर वो किसी, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड समझ रहे हैं ना, एक ऐसे फील्ड है हमारा, इसके बीच में कहीं पर चार्ज ऐसे मोशन कर रहा है। अगर वो किसी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल से करेगा तो वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कंसेप्ट है, कह रहे हैं कि दो मेटल सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। मान लीजिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा सिग्मा है, दोनों की बराबर है, और पहले गोले की जो हमारी रेडियस है वो है r और दूसरे की है 2r। ठीक है, क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर इसको एक कनेक्ट कर दिया, अब कनेक्ट किससे किया, बाय मीन्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें चार्ज फ्लो होने लग जाएगा जहाँ कम ज़्यादा होगा। तो चार्ज जब फ्लो होगा बच्चों एक जगह से दूसरी जगह, तो कब तक होगा, जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो आपसे क्या पूछेंगे, इसके बाद हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो बताओ अलग होने के बाद अगर चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश हो गया तो कितना होगा। समझ रहे हैं, दो हमारे पास मेटल सरफेस थे, इसमें सिग्मा सिग्मा था। अगर हम इसकी रेडियस r2r है, इसमें Q1 Q2 चार्ज है, हमने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इनके दोनों का चार्ज ये हो गया, Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। आपसे कहा गया अलग करने के बाद बताओ कितना इनमें चार्ज रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो आपको फॉर्मूला बताई है, सबसे पहले दोनों का चार्ज निकालना है। पहले गोले का चार्ज और दूसरे गोले का चार्ज निकाल दिया, इन चार्ज का कुछ रिलेशन निकल के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे निकल के आ गया है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन सेट किया है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन है आपका चार्ज निकालने का बिफोर कनेक्टिंग। ठीक, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो बिफोर और आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज, बिफोर और आफ्टर हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। तो हमने ये कंडीशन लगा दी, ये वाली कंडीशन लगा दी। ठीक है, और ये वाली कंडीशन लगा दी। ठीक, तो इसमें क्या करा, जो अभी हमने पहले ये निकाला था, ये जो वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर रख के Q1 Q2 को सॉल्व कर लिया। ठीक, और दूसरी बात हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल सेम करना पड़ेगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ से Q1 Q2 का एक रिलेशन और निकल जाएगा। तो एक रिलेशन ये देंगे, एक रिलेशन ये देंगे, इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लोगे तब जाके आपका जो हमारा Q1 Q2 की वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये देखिए यही दिक्कत हो रही है, आपको दिख रहा होगा, ये पीछे पता नहीं क्या हो रहा है। ये लास्ट स्लाइड थी, चलो ये हमने पहला और दूसरा चैप्टर की एक छोटी सी स्लाइड करी। आई होप आपको पसंद आई हो और आप बने होंगे लास्ट तक। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। विशिंग ऑल द बेस्ट।